सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। सबसे पहले आपको बताएं, सेनेट इंतखाबात में अरकान असम्बली की रकम लेने की वीडियो की तहकीकात करने वाले वुज़रा की कमेटी ने TOR जारी कर दिए हैं। स्पीकर असद कैसर और वजीर दिफा परवेज खटक को पूछगछ से मुबरा करार दे दिया गया है। वजारत इंसानी हुकूक के दफ्तर को कमेटी का सेक्रेटरिएट बनाने पर इत्तेफाक हुआ। कमेटी इस बात का भी तयन करेगी कि खरीदे गए वोटों से फायदा उठाने वाले कौन थे। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद कार्रवाई करने की भी सिफारिश करेगी। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस कियानी से। अवैस, बताएगा इस इजलास का अहवाल। देखें, जो स्क्रूटनी कमेटी है उन्होंने अपने जो TOR जो फाइनल किए हैं उसमें ये कहा गया है कि जिन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे दिए गए हैं, वो तमाम तरह से तहकीकात जो हैं वो होंगी। उन्होंने कहा है कि जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है, वो यहाँ पर आके बात करे। लेकिन जो हमारी इनमें से एक मेंबर से जो बात हुई है उनका कहना है कि असद कैसर और जो परवेज खटक हैं, इन दोनों के नाम सरदार इदरीस, अब्दुल्ला मायाद और अमजद अफरीदी जो ले रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उस मेंबर ने हमें कहा है, मोजेस मेंबर ने, कि हमें इख्तियार नहीं है कि हम स्पीकर कौमी असम्बली को बुलाएं और परवेज खटक को बुलाएं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात हमें जरूर बताई है कि जो इस बात का तयन करेगी कमेटी के खरीदे गए वोटों से फायदा उठाने वाले कौन थे, और कमेटी जो तहकीकात मुकम्मल करने के बाद जो है वो कार्रवाई जो है उसकी भी करने की सिफारिश करेगी। लेकिन जो हमारे जो जराए बता रहे हैं कि वजीर दफा परवेज खटक और जो स्पीकर असद कैसर हैं, तहकीकाती कमेटी ने जो है इन दोनों से पूछगीछ से जो है इनको इस्तिस्ना दे दिया है, एक किस्म का जो हमारे जराए बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो ये पैसे लेने की जो वीडियो है, इस पर मुकम्मल तहकीकात करके 1 माह के बाद जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी। लेकिन इसमें तमाम तर जो है ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर ये अरकान जब वो आएंगे, बात करेंगे कि हमें सूबाई क़यादत ने कहा था, और परवेज खटक और असद कैसर का अगर नाम लेंगे तो फिर उसके बाद ये सवाल आता है कि क्या इनको बुलाया जाए या नहीं। लेकिन जो हमारे जो जराए हैं, जो मेंबर जिनसे हमारी कमेटी मेंबर से बात हुई है, उनका कहना है कि फिलहाल जो उनको हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम उनको बुलाएं और हम उनसे पूछगीछ करें। असद कैसर और परवेज खटक के हवाले से वो बता रहे थे। लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि जो ये मेंबरान हैं, ये जब आएंगे, ये जब बयानात अपने कलमबंद करवाएंगे, हमें बताएंगे सारी सूरत हाल और वो एलिगेशन लगाएंगे, तो फिर वो सवाल जो है वो पैदा होता है। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है, जो हमें पहली बात जो उन्होंने बताई है कि इन दोनों को जो है हमने इस्तिस्ना दिया है, इनको हम नहीं बुलाएंगे और ना हमारे पास इख्तियार है। लेकिन 1 माह के बाद जो है ये कमेटी अपनी सिफारिशात जो है मुरतब करेगी और आगे जो है ये इसकी कार्रवाई जो इसके नतीजे में कमेटी की सिफारिशात के नतीजे में आएगी, उसकी भी जो है ये जो रिकमेंडेशन देंगे। आज जो शीरी मजारी जो हैं, जो उनका जो मिनिस्टर ऑफिस है वो सार कम्प्लेक्स में, वहाँ पर इसका सेक्रेटरिएट बन गया है, कायम हो गया है। और जितने भी जो आगे मीटिंग्स हुआ करेंगी इस तहकीकाती कमेटी की, वो उसी जगह पर होंगी और तमाम अरकान को जो है वो समन किया जाएगा, जो जिन पे 20 अरकान के हवाले से जो जिस वीडियो में जो शामिल हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं और पैसे देने वाले, वो आके अपने बयानात यहाँ पर कलमबंद करवाएंगे। ठीक है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बताइएगा कि ये अंदरूनी करप्शन का ही मामला है PTI की, और आपको बताया कि सारा मामला जो है वो इसी का है, और ये इतने अरसे से क्यों दबाए रखा गया? असद कैसर और परवेज खटक की बात की जाए तो उनको क्यों मुबर्रा करार दिया गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चोरी भी खुद करनी है, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी के लिए भी अपनी ही पार्टी के बंदे बिठा देने हैं। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म की कमेटी है? ये तो कभी किसी को समझ आ ही नहीं सकती। ये सिर्फ इमरान खान साहब के ज़हन की इख्तरा ही आप इसको करार दे सकते हैं। और फिर जिनके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम है कि परवेज खटक साहब ने पैसे तकसीम किए, असद कैसर साहब के घर पे तकसीम हुए, उनको आप मैंडेट जो आपको मिला है उसमें आप अपने TOR में कह रहे हैं, उनको तो हम समझ नहीं कर सकते। तो फिर ये तमाशा क्या लगा रहे हैं? ये मेरे ख्याल से अवाम को हुडविंग करने की एक कोशिश है ताकि मलबा जो है वो PTI पर से उतर सके। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। जिस तरह की ये सूरत हाल इस वक्त दरपेश है, चाहे वो कमेटी है, चाहे वो कमेटी की तहकीकात, उसके TORs हैं, इस पर कोई भी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं, ना इसके ऊपर किसी को एतमाद होगा। इसलिए कि ये तो सारा अपनी पार्टी के जो बदअमली है या करप्शन है, उसको छुपाने की एक कोशिश है। पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। अवैस कियानी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ की मशरूत हिमायत कर दी है। नवाज शरीफ ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद से PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमती वोट तोड़ लिए तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ की मशरूत हिमायत कर दी है। सादिया खान बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, सेनेट के इलेक्शन भी करीब हैं, जिमनी इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और जो अपोजिशन जमातें हैं, खासकर PDM जमातें हैं, वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोशिश कर रही हैं कामयाबी की। इसी सिलसिले की कड़ी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते जो हुए हैं उनमें एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ जो है वो दोनों पार्टी की जानिब से गर्दिश करती हुई नजर आई थी। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के तहरीक अदम की जो तजवीज़ थी उसको वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट के इलेक्शन की कामयाबी से मशरूत कर दिया है। नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ये यकीन दहानी करवाई है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं तो अपोजिशन जमातें जो है वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगी। और आपको ये बताती चलूं कि अपोजिशन उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमती वोट तोड़े तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जा सकती है। ऐसा जो है वो मौका इख्तियार किया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने। अगर यूसुफ रजा गिलानी ने सिर्फ अपोजिशन के ही वोट लिए तो फिर तहरीक अदम ना लाई जाएगी, ऐसा नवाज शरीफ का कहना था। ठीक है सादिया, शुक्रिया आपका। मरीम नवाज का कहना है PDM खुफिया रायशुमारी को तस्लीम नहीं करती, वफादारियां तब्दील कराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इमरान खान को बचाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए सबके सामने हैं। इंसाफ के दोहरे निजाम के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। अब तो वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निजाम, अदलिया की इज्जत, जजों की इज्जत को झोंका जा रहा है। अवाम के अंदर इनकी असलियत जो है वो खुल के सामने आ गई है। अब ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करें, अवाम जब अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो वो इस नाअहल, नालायक और जाली सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ होगा और शेर के हक। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की हिस्टोरिक कोशिश हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, इतनी ज्यादती की गई है। पूरी रियासत, एक इदारे पूरे एक जमात के खिलाफ झोंक दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से वो जमात नहीं टूटी। PDM बिल्कुल खुफिया राय शुमारी को सपोर्ट नहीं करती। आप देखें, ये सिर्फ खुफिया बैलेट जो पैसों से नहीं होता, ये जो फोन करवाए जाते हैं कि जल्दी से वफादारी तब्दील करो, अपनी जमात को वोट ना डालना वरना तुम्हारी फलां फाइल खुल जाएगी, वरना तुम्हारी फलां वीडियो रिलीज हो जाएगी, जो ये भी सिलसिला बंद होना चाहिए। डस्का में मरीम नवाज की आमद के मौके पर बैनर्स लगाने के मामले पर मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुन आमने सामने आ गए। PTI के कारकुनान का इल्जाम है कि नून लीग के कारकुन उनके बैनर्स उतारकर अपने बैनर्स लगा रहे हैं, जिस पर दोनों पार्टीज के जो कारकुन हैं वो आमने सामने आ गए। तल्ख जुमलों का तबादला भी किया गया, तल्ख कलामी हुई। डस्का में मरीम नवाज की आमद के मौके पर बैनर्स लगाने के मामले पर मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुन आमने सामने आ गए। PTI के कारकुनान ने इल्जाम लगाया है कि नून लीग के कारकुन उनके बैनर्स उतार कर अपने बैनर्स लगा रहे हैं। इस मामले पर दोनों पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए। PTI के कारकुन जो हैं उन्होंने इल्जाम लगाया है कि नून लीग के कारकुन उनके बैनर्स उतार कर अपने बैनर्स लगा रहे हैं। डस्का की ये खबर है, जहां पर मरीम नवाज की आमद के मौके पर बैनर्स लगाने के मामले पर मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुन आमने सामने आए। और अपडेट करेंगे आपको, तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद उम्मीदवार होंगे। सैफुल्लाह न्याजी, एजाज चौधरी और ओन अब्बास पंजाब से उम्मीदवार होंगे। अली जफर और डॉक्टर जरका भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। सिंध से फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबरू उम्मीदवार है। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, जिशान खानजादा उम्मीदवार होंगे। फैसल सलीम, नजीरुल्लाह खटक,
दोस्त मोहम्मद महसूद और डॉक्टर हुमायूं मोमिन भी उम्मीदवार हैं। तो इस हवाले से ऐलान किया जा चुका है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस कियानी, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसमें सबसे अहम जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि डॉक्टर बाबर अवान, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, उस्मान डार, शहबाज गिल जो है इनको सेनेट का टिकट नहीं मिल सका। सानिया निश्तर, फारिकनाथ चित्राली, गोदिब जो सिंह हैं वो केपी से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद इस्लामाबाद से, अब्दुल कादिर तहरीक इंसाफ के जो बलूचिस्तान से सेनेट के उम्मीदवार होंगे, और जो इसके साथ जो सिंध से फैसल वाटर और सैफुल्ला अबड़ो जो हैं होंगे, और शिबली फराद, मोहसिन अजीज जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से होंगे। इसी तरह जो दीगर जो ऐलान किया गया है आज सेनेट के इंतखाबात का, तमाम जो लिस्ट दी गई है जिसमें पंजाब से जो उम्मीदवार आ रहे हैं, सैफुल्ला नियाजी, इजाज चौधरी, ओन अब्बास बख्ती जो है वो भी पंजाब से उम्मीदवार जो है वो आ रहे हैं। अली जफर जो सबसे बड़ा नाम है, जो डॉक्टर अली जफर और डॉक्टर जरका, वो भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। तो इसका तमाम जो बोर्ड जो मंजूरी नामों को दी है वो वज़ीर इमरान खान की मंजूरी के बाद इसका ऐलान किया गया है और इन कैंडिडेट्स को बता भी दिया गया है और अब ये अपनी कागजात नामजदगी जो है वो जमा भी करवा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन जो सबसे अहम जो चीज़ है कि शहजाद अकबर और बाबर अवान ये दो मोस्ट फेवरेट के जो कैंडिडेट थे जिन पर इंटरनल पार्टी की रिफ्ट थी, और पार्टी के जो लोग थे चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो या दूसरे जो अरकान हैं, उन्होंने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि इन दोनों शख्सियात को जो है वो टिकट नहीं मिल सका है। अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इलेक्शन के लिए यूसुफ रजा गिलानी को 158 अरकान की हिमायत हासिल हो गई है। किस किस पार्टी के अरकान हिमायत कर रहे हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, बताएगा कौन कौन से अरकान की हिमायत हासिल है यूसुफ रजा गिलानी को? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर इस्लामाबाद से सेनेट इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। पीडीएम जमातों ने तकरीबन साबिक वज़ीर आज़म की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अगर हम तफसीलात की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के 83 अराकीन है, पीपल्स पार्टी के 54, जेयूआई के 14, बीएनपी मैंगल के 4 अराकीन यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करेंगे। एएनपी का 1 और 2 आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन दावड़ और अली वजीर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जराये के मुताबिक जमात इस्लामी का 1 उम्मीदवार और 2 आज़ाद उम्मीदवार ताहाल किसको सपोर्ट करेंगे इसका वो फैसला नहीं कर सके, जबकि अपोजिशन जमातों के 3 अराकीन है जिनमें से एक पीपल्स पार्टी का, एक जेयूआई का और एक मुस्लिम लीग नून का है जो इंतकाल कर चुके हैं, और उन 3 नशिस्तों पर अब ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है। सेनेट इंतखाबात से कबल ये तीनों नशिस्तों पर इंतखाबात भी हो जाएंगे, जिसके बाद हतमी फैसला होगा और पार्टी पोजीशंस के हवाले से फाइनल हो सकेगा। जबकि यूसुफ रजा गिलानी को ताहाल 158 अराकीन जो है उनकी हिमायत हासिल है, जबकि सेनेट की पॉलिसी के मुताबिक 171 अराकीन वाला जो है वो जो है सेनेट का रुकन मुंतखब हुआ। इस हवाले से पीपल्स पार्टी जो हुकूमत और उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनसे भी राब्तों में है ताकि उनके वोट बढ़ सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार किला दिलावर चोलिस्तान पहुंच गए हैं। उस्मान बुज़दार की आमद से कबल फनकारों ने वहां पे फन का मुजाहरा भी किया। मनाजिर आप देख सकते हैं चोलिस्तान के, जहां पे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार किला दिलावर पहुंच चुके हैं और उस्मान बुज़दार की आमद से कबल वहां पे फनकारों ने फन का मुजाहरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार चोलिस्तान पहुंच गए हैं। आपको बताएं डीसीपी की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। मोहम्मद हफीज ने नाम लिए बगैर सरफराज अहमद पर तंज का वार कर दिया। मोहम्मद हफीज का एक नए ट्वीट पैगाम में कहना है कि तंग नजरी खुलकर सामने आ गई है। एक नया ट्वीट मोहम्मद हफीज ने किया है, उनका कहना है कि तंग नजरी खुलकर सामने आ गई है। में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निपटाया इलेक्शन कमीशन की डेट्स का एहतराम करते हुए, लेकिन अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ यूँ लग रहा है कि जो हुकूमती जमात है, जो हुक्मरान जमात पीटीआई है, और उसके कहने पर 15 जनवरी तक इस डेट को एक्सटेंड करने पर मजबूर हुई, और यूँ लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद इस हुकूमत की सहूलत कार बन चुकी है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस अमल के ज़रिए जो इलेक्शन प्रोसेस है सेनेट का उसको मुतनाज़ा बना दिया है। बड़ा अफसोस हुआ हमें इलेक्शन कमीशन के इस रवैये पर। हमें वैसे काफ़ी हैरानी हुई थी जब
2 रोज़ का टाइम नॉमिनेशन के लिए दिया गया था और हमने उस पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन फिर भी हमने ये उम्मीद रखी थी इलेक्शन कमीशन से कि शायद मुल्क की एक बड़ी जमात उनको रुजू करे तो वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि हुकूमती जमात, हुक्मरान जमात PTI अपने कैंडिडेट्स फाइनलाइज नहीं कर सकी है, वहाँ एक अफरा तफरी मची हुई है। वहाँ हम कुछ और ख़बरें भी सुन रहे हैं कि होमवर्क तो एक तरफ है, लेकिन पैसे की लेन देन का मामला भी जो है वो ज़ोरों शोर पर PTI के अंदर चल रहा है। कई करोड़ों की हमें ख़बरें मिल रही हैं और कई फिगर्स भी आप साथियों के ज़रिए हमारे सामने आए हैं। कोई एक शख्स है जो पहले किसी जमात में था, वहाँ से टिकट नहीं मिली तो PTI के पास आ गया, तो सुना है कि उस शख्स को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। फिर जो बलूचिस्तान में जमातें हैं उनका जो है आपस में ये कशीदगी पैदा हो गई है कैंडिडेट्स को लेकर, और किसी एक कैंडिडेट पर जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान में जो हुक्मरान जमात है, जो एला है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फंड्स केस का फैसला मुझे क्यों नहीं भेजा? फैसले से इत्तफाक या इख्तिलाफ का मौका क्यों नहीं दिया गया? जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को सवालात से भरा खत तहरीर कर दिया। मौजूद जज ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फंड्स केस के फैसले की नकल उन्हें क्यों फराहम नहीं की गई? फैसले से इत्तफाक या इख्तिलाफ पर दस्तखत का मौका देना तो दरकुनार, मेरे पढ़े बगैर फैसला मीडिया को जारी कर दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा कि हैरान हो अब तक ऑर्डर की फाइल क्यों मौसूल नहीं हुई। उन्होंने मजीद लिखा कि तयशुदा उसूल है कि बेंच सरबराह फैसला लिखने के बाद कॉपी बेंच में शामिल दीगर जजेस को भेजता है। बेंच के जूनियर रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन को कॉपी फराहम की गई मगर उन्हें नहीं। क्यों? जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि फैसला मीडिया को जारी करने का हुक्म किसने दिया। मौजूद जज ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि उन्हें केस की फाइल फराहम की जाए ताकि वो फैसला पढ़ सके। गुलकारा एमा बेग के गिर्द घेरा आतंक। FBI ने गुलकारा का ऑडिट करते हुए शोकाज नोटिस जारी कर दिया। गुलकारा पर बैंक ट्रांजैक्शन छुपाने का इल्जाम है। एमा बेग को जवाब जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी है। कैसर खोकर बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, FBI ने गुलकारा एमा बेग के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। एमा बेग पर इल्जाम है कि उन्होंने बैंक ट्रांजेक्शन जो है FBI से छुपाई थी, अपने बैंक अकाउंट FBI से छुपाए थे और टैक्स चोरी किया था, जिस पर शोकॉज नोटिस उनको जारी किया गया है। 15 रोज में उनसे जॉब तलब किया गया है और इस हवाले से उनके बैंक की जो अकाउंट है उनकी असासों की छानबीन शुरू कर दी गई है और FBI ने उनके घेरा तंग कर दिया, उनके शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये हम है, ये हमारा स्टूडियो है और ये हमारी ट्रांसमिशन हो रही है ना? जी बिल्कुल, और ये हमारी पार्टी हो रही है का ट्रेंड सोशल मीडिया पर हिट हो गया है। मुख्तलिफ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हैं, लेकिन जिस लड़की के सर इस ट्रेंड का सेहरा जाता है वो भी अब मंजरेआम पर आ गई। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि वो बेहद खुश हैं कि उनकी वीडियो पर लोग फन कर रहे हैं, ये उनके लिए खुशी का बायस है। वीडियो पर गाने के रिएक्शन को भी उन्होंने खूब सराहा है। It's crazy. But first and foremost, I'm so happy that you guys are enjoying this video so much. I think at this point right now, that's the only thing that matters to me कि सब इतना enjoy करें इस चीज को, and I'm having fun looking at you guys enjoying this trend and this song, the recreations. समझ आ रहा है कि मैं बोलूं क्या, but just overwhelmed and super excited and grateful, humbled. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक की बिजली के नरखों में इजाफा सनतकारों ने मुस्तरद कर दिया। कराची के सनतकारों का कहना है कि बिजली महंगी होने से पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। ऐसे फैसलों से कैसे रीजनल ममालिक से मुकाबला करा लेंगे, इसी हवाले से बताएंगे अशरफ खान। जी अशरफ। तवानाई की जाने से एक और कल रात को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके तहत जैसे कि मुल्क भर में ₹1.95 फी यूनिट बिजली महंगी हुई, इस तरीके से इसका इतलाक जो है के इलेक्ट्रिक पे लगा दिया गया और के इलेक्ट्रिक के 27 लाख सारिफीन, तमाम सारिफीन पे इसका इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे जो है कोरंगी एसोसिएशन के सदर सलीम उज़्ज़मा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं।
जी अशरफ, देखिए ये एक बड़ा गलत डिसीजन आया है और अभी जबकि आपको पता है कि इकॉनमी अभी तक रिकवरी के फेज के अंदर है। इसके अलावा अभी हम रिसेंटली गैस की क्राइसिस से अभी बाहर नहीं आ पाए। गवर्नमेंट ने अभी हमारी जो लास्ट वीक मीटिंग हुई थी उसके अंदर ताविश गौहर साहब भी मौजूद थे, उसके अंदर नदीम बाबर साहब भी ऑनलाइन मौजूद थे। उसमें उन्होंने ये हमें एश्योरेंसेस दी थी कि जी देखिए हम आपको पावर एक स्टेबल रेट के ऊपर देंगे और एक ऐसा होगा रेट जो कि और एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होगा ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सकें, आप अपनी जो प्रोडक्शन प्लानिंग है उसको कर सकें, एक्सपेंशन कर सकें। और गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले एक पैकेज भी अनाउंस किया था जिसमें इंक्रीमेंटल यूजेज के ऊपर डिस्काउंट भी था। तो वो सारी चीज़ें तो एक तरफ रह गई और ऑल ऑफ अ सडन ये 2 रुपए का जो इंक्रीज आया है, मैं समझता हूँ ये इस वक्त एक बॉम्ब बन के गिरा इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। जैसे कि आपने सुना, जो सलीमुज़्ज़मा है कोरंगी एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है पैदावारी लागत बढ़ेगी, उससे जो बरामदात भी मुतासर होंगे, मुकामी पैदावार भी मुतासर होगी, क्योंकि खाम माल जो प्रोडक्शन होता है वो भी महंगा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। सदर ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस मियां जाहिद हुसैन का कहना है बिजली की कीमत में इजाफा नाकाबिले कबूल है। बिजली महंगी होने से आवाम पर इक्तिसादी दबाव बढ़ेगा। इस फैसले से हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी। IMF के कहने पर बिजली के नर्क में हालिया इजाफा मिनी बजट है जो नाकाबिले कबूल है। मुख्तलिफ हीले बहानों से बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा से अवाम पर इक्तिसादी दबाव बढ़ेगा, कारोबारी बिरादरी के मसाइल में इजाफा होगा और कारोबार बंद होने से बेरोजगारी फैलेगी। इस फैसले से पैदावार और बरामदात बुरी तरह मुतासर होंगी। हर चीज महंगी हो जाएगी, जबकि मुआशी इस्तेहकाम और बरामदात बढ़ाने की सारी कोशिशें रायगा जाएगी। मुख्तलिफ टैक्स और सरचार्ज वगैरह लगने के बाद ये इजाफा मुख्तलिफ कैटेगरी के सार्फिन के लिए ₹4 से लेकर ₹22 फी यूनिट तक जा पहुंचेगा, जो नाकाबिले कबूल है। इसे इसलिए फौरी वापस लेना चाहिए। बिजली की कीमत में इजाफा से इसका इस्तेमाल कम और चोरी बढ़ जाएगी और महंगाई से परेशान अवाम पर तकरीबन ₹250 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस इजाफा में माहाना 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को भी नहीं बख्शा गया और अब उन्हें फी यूनिट ₹2 के बजाय ₹3.95 अदा करने होंगे। अरकान हिंद असम्बली ने भी बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अरकान असम्बली का कहना है रियासत मदीना में आए दिन अवाम पर महंगाई बम गिराया जा रहा है, हुकूमत को अवाम का एहसास तक नहीं है। तब्दीली सरकार का जो ख्याल है कि अवाम जो है वो न रहे और वो चाहते हैं कि तब्दीली के साथ ये अवाम भी तब्दील हो जाए। उन लोगों ने कौन सा टीका जो है वो अवाम को नहीं लगाया, बिजली का हो, पेट्रोल का हो, चीनी का हो, आटे का हो, हर चीज़ का जो है उन लोगों ने किया हुआ है और लोगों का जीना हराम कर दिया। पहली मरतबा नहीं किया, ये तो तकरीबन इसी महीने में 2-3 दफ़ा बिजली की कीमतें बढ़ा चुके हैं और नेपरा भी मतलब जो ये भेज देते हैं, नेपरा भी आंखें बंद करके कीमत बढ़ा देता है। 300 अरब का इजाफी बोझ डाला है। ये गरीब लोगों का ऐसा जुल्म है। जो कंटेनर पे खड़े होकर बिल जलाता था, इसको शर्म आनी चाहिए और इसने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। जो हालत इन लोगों ने कर दी है वो हाल हो गया कि रात को अंधेरे में बैठना पड़ता है। बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ₹5 फी यूनिट कीमत थी इलेक्ट्रिसिटी की, उसको ये लोग ₹19 से ऊपर लेके चले गए। एक महीने में 2-2, 3-3 बार ये लोग प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। बिजली भी इन लोगों ने बढ़ा दिया रेट, कितनी महंगाई हो गई है। अगर इनको एहसास होता ना आवाम का तो ये ऐसे महंगाई जो है ना कम करता, बिजली के रेट जो है ना वो ऐसे बढ़ाता नहीं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी सियासी इंतकामी कार्रवाई है। उनके ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस हवाले से बताएंगे उमर असलान। जी उमर। मैं मॉडल टाउन में मौजूद हूँ। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, कल आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर आपको छोड़ दिया गया जब लीगी कारकुनान ने एहतजाज किया। आपने कॉल भी आपकी पार्टी की जानिब से दे दी गई थी कि एहतजाज करें। क्या समझते हैं इस हुकूमत के हवाले से गिरफ्तारी क्यों की गई थी आपकी? वो 6 हथकंडे हैं। कल हमारी गाड़ियों को रोका गया, स्कफल हुआ, वहाँ पर लड़ाई हुई, SHO से तल्ख कलामी हुई, DSP से तल्ख कलामी हुई, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के साथ बदतमीजी हुई, हमारे कारकुनान को मारा, जो रागीर वीडियो बना रहे थे उनको मारा। ये देखे ना, ये मेरा ड्राइवर है, ये देखें जरा, ये अब ये मैं नाम के ये बिल्कुल ये दिखाई दे सकता है, शहबाज नाम है इनका। और मैं फिरदौस अमजद साहिबा को ये कहना चाहता हूँ, इसका हिसाब मैं फिरदौस अमजद से लूंगा। तो इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। और फिरदौस अमजद साहिबा जो हैं, जिस तरीके से भोंडे तरीके से वो झूठ बोलती हैं, मैं समझता हूँ कि ये इनके दिन करीब हैं और यही इनकी जो है वो तनज़ली का सबब बनेगी। इलेक्शन के दौरान इस तरह की हरकतें करना, और सिर्फ हमारे साथ क्यों हो रही हैं, PTI के लोग असले की नुमाइश कर रहे हैं। 3 दिन पहले वजीराबाद में मार हामिद रशीद हमारे MPA को हरासा किया गया, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया।
तो ये पुलिस को सियासी मकासद के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका आपसे हम एक एक दिन का हिसाब लेंगे, आपसे एक एक जो आपने हरकत की उसका हिसाब लेंगे, और ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता। इस तरह का ज़्यादा देर चल नहीं सकता, एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे, अदालत में भी इस हवाले से जाएंगे। अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि उनके ड्राइवर को मारा तक गया, इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, हुक्मरान खौफजदा हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गुजर नाले के अतराफ तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। कच्ची तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। नाले के दोनों अतराफ पक्की तजावुजात के खिलाफ दूसरे मरहले का आगाज पीर से होगा। नवीद सदीकी हमारे साथ मौजूद है। नवीद, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे? शहर के सबसे बड़े बरसाती नाले गुजर नाले पर जो तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन था उसका पहला मरहला जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो थी उसका खात्मा कर दिया गया। 13 किलोमीटर से जायद जो रकबा था जिसके ऊपर जो तजावुजात वो कायम की गई थी उसका जो है खात्मा कर दिया गया है। इस दौरान जो है मुतादिद बाड़े और दीगर जो कच्ची तजावुजात थी वो ख़त्म की गई और जो रास्ता था हैवी मशीनरी के लिए वो बनाया गया। केएमसी हुक्काम के मुताबिक नाले की जो दोनों अतराफ जो है हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाना है। चूँकि जो दूसरा मरहला है उसका आगाज़ पीर से होगा, इसके लिए जो है रास्ता हमवार किया जा रहा है और पीर से जो है जो पक्की तजावुजात हैं उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। इस दौरान जो है 4000 से जायद मकानात हैं जिनको जो है मिसमार किया जाएगा और जो दोनों अतराफ जो है नाले के सड़क बनाई जाएगी और जो नाले की सफाई है और चौड़ाई है इसका अमल जो है मुकम्मल किया जाएगा। नाले को जो है 60 से 80 फुट तक जो चौड़ा किया जाना है। नाले की जो है जो बेसमेंट है उसको भी जो है पक्का किया जाएगा और दोनों अतराफ जो दीवारें हैं वो बुलंद की जाएंगी। इससे कबल भी जो है माजी में जब बरसात होती थी तो जो अतराफ का इलाका है वो डूब जाता था, ज़ेरे आब आ जाता था। इस तमाम तर मसाइल को जो है खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से जो है मॉडल नाला बनाने का फैसला किया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना, हमारे साथ रहिएगा। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।